सरकारी नौकरी के संघर्ष का अब होगा अंत, क्योंकि आ गया है रॉयल अकेडमी रॉयल स्टार, जहां मिलते हैं सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री में। तो फ्रेंड्स, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। Friends, I warmly welcome to all of you once again in my official YouTube channel. In today's session, friends, I will be discussing with you my first release video of idiom and phrases. And this release video is really important for those aspirants who are preparing for Bank PO, SBI PO, RBI exam, SSC, CHSL, CGL and Bank examination. So without any delay, friends, now let's get started. सो फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन को डील करने से पहले आपको हेडिंग में क्या देखने को मिलेगा। सो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इन दिस क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम एंड फ्रेजेस, बोल्ड द सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेजेस एंड इंडिकेट द करेक्ट आंसर। इसका मतलब होता है कि यहाँ हमारे क्वेश्चंस में कुछ बोल्ड में वर्ड दिए होंगे और उसके हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, हमें उसका करेक्ट आंसर फाइंड करना होगा। चलिए फ्रेंड, बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो here you can see here the first sentence is he is always praised for his gift of gab। मतलब उसकी हमेशा प्रशंसा की जाती है उसके बोलने की प्रतिभा के लिए। इसका मतलब होता है फ्रेंड। एंड ऑप्शन ए मतलब होता है बिंग लकी। बिंग लकी का मतलब होता है अच्छा लक होना, मतलब अपना चार्म होना। एंड ऑप्शन बी गेटिंग समथिंग एल्स मतलब होता है कुछ और होना, गेटिंग समथिंग एल्स का मतलब। एंड ऑप्शन सी टैलेंट फॉर स्पीकिंग का मतलब होता है बोलने की प्रतिभा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। टैलेंट फॉर स्पीकिंग का मतलब होता है गिफ्ट ऑफ गैप, जिसको बोलने की प्रतिभा हिंदी में कहते हैं। एंड ऑप्शन डी ग्रेट स्किल का मतलब होता है एक्सपर्ट या मास्टरी होना किसी चीज़ में। चलिए इसे और भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं इमेज के थ्रू। सो इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पर गिफ्ट ऑफ गैप। तो यहाँ पर एक माइक पकड़ा है बंदा और वहाँ पर दिया हुआ है क्या, गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है क्या, मैंने अभी बताया आपको, बोलने की प्रतिभा। सो गिफ्ट ऑफ गैप द एबिलिटी टू स्पीक इजीली, मतलब जो आसानी से किसी चीज़ को व्यक्त कर देता है, बता देता है। जैसे यहाँ सेंटेंस में आप देख सकते हैं, माई ब्रदर रियली हैज़ द गिफ्ट ऑफ गैप, मेरे भाई को बोलने की प्रतिभा है। ही कैन कन्विंस एनी वन ऑफ एनीथिंग, तो वो किसी को भी किसी चीज़ के लिए बहुत आसानी से कन्विंस कर लेता है। तो गिफ्ट ऑफ गैप में क्या होता है, बोलने की प्रतिभा। जिसे बोलने की प्रतिभा होती है वो किसी भी इंसान को आसानी से कन्विंस कर लेता है, मना लेता है। चलिए फ्रेंड, हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड सेंटेंस की ओर। सो हियर द सेकेंड सेंटेंस इज द टीचर एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ कोचिंग वेंट अ लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। इसका मतलब होता है शिक्षक के अतिरिक्त घंटे की कोचिंग ने छात्र के प्रदर्शन मतलब परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर बनाने में काफ़ी मदद की। तो वेंट अ लॉन्ग वे का मतलब होता है काफ़ी लंबी दूरी तक शिक्षक ने उनका हेल्प किया। सो यहाँ ऑप्शन ए है टू ग्रेट इफोर्ट का मतलब होता है अगर कोई इंसान अच्छा इफोर्ट लगाएगा किसी चीज़ में तो क्या हो जाएगा, टू बिकम अ बेटर पर्सन, तो वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। टू ग्रेट इफोर्ट का मतलब होता है टू बिकम अ बेटर पर्सन। एंड ऑप्शन बी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया में बहुत समय बिताते हैं, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम करते हैं सोशल मीडिया पे। एंड ऑप्शन सी एक्सटेंडेड वाइडली मतलब होता है क्या, मतलब दूर तक फैलाना, बहुत जो ऐसी चीज़ जो दूर दूर तक फैला हुआ है, बढ़ा हुआ है, उसे एक्सटेंडेड वाइडली कहते हैं। एंड ऑप्शन डी हेल्प कंसिडरेबली का मतलब होता है पर्याप्त रूप से मदद। सो शिक्षक ने यहाँ पर बच्चों की जो मदद की वो क्या की, पर्याप्त रूप से मदद की, मतलब बहुत ही लंबी दूरी से, मतलब बच्चों को जो हेल्प चाहिए था वो शिक्षक ने पर्याप्त मात्रा में दी, मतलब बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है फ्रेंड यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सो यहाँ पर ऑप्शन डी मतलब द टीचर एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ कोचिंग वेंट अ लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो वेंट अ लॉन्ग वे का मतलब होता है हेल्प कंसिडरेबली, मतलब शिक्षक ने बच्चों का हेल्प जो है पर्याप्त मात्रा में बहुत लंबे समय तक किया। सो यहाँ पर चलिए इसे और भी पिक्चर के थ्रू और अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जैसा देख सकते हैं यहाँ पर आप, सो एक रोड है जिसमें एक लंबी दूरी दिखाया गया है। वेंट अ लॉन्ग वे, टू लास्ट अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत लंबे समय तक कार्य होना, या कवर अ लार्ज एरिया किसी लंबी दूरी को कवर कर लेना।
सो जैसे आप यहाँ सेंटेंस में देख सकते हैं, योर प्लान वेंट अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग अस विथ आवर प्रॉब्लम। मतलब आपका योजना, आपका प्लान हम लोगों को हेल्प किया बहुत लंबी दूरी तक हमारे समस्याओं को लड़ने के लिए। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड sentence की ओर। So here this third sentence is the administration found it difficult to cope with the striking employees। इसका मतलब होता है प्रशासन को हड़ताली कर्मचारियों के साथ सामना करना। मतलब कॉप विद का मतलब होता है सामना करना, उसके साथ उससे उससे फेस करना बहुत डिफिकल्ट हुआ। सो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है। इस चार ऑप्शन में से हमें फाइंड करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। सो ऑप्शन ए का मतलब मूव मतलब होता है चलना। एंड ऑप्शन बी कॉम्प्रोमाइज़ मतलब होता है समझौता करना। ऑप्शन सी उसे कहते हैं हैंडल मतलब होता है कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। सो कॉप विथ मतलब होता है कंट्रोल करना, हैंडल करना। सो यहाँ पर फ्रेंड द एडमिनिस्ट्रेशन फाउंड इट डिफिकल्ट, तो एडमिनिस्ट्रेटर को डिफिकल्ट हो रहा था हैंडल करना क्या, स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज़ के साथ। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल भी सही हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी जो है आप देख सकते हैं, इसको सबड्यू कहते हैं। सबड्यू का मतलब होता है वश में लाना, किसी को अपने वश में लाना, उसको सबड्यू कहते हैं। तो होल्ड विद इन लिमिट एंड कंट्रोल। इसे और भी अच्छी तरह से इमेज के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में, कॉप विथ टू डील सक्सेसफुली विथ समथिंग डिफिकल्ट मैनेज, मतलब किसी के साथ बहुत डिफिकल्टी मैनेज करना, डील करना, उसके साथ मैनेज कर पाना। आई डोंट थिंक आई कैन कॉप विथ एनी मोर ट्रबल, मुझे नहीं लगता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा उसके साथ हैंडल कर पाऊँगा, उसे कंट्रोल कर पाऊँगा उस ट्रबल को। इसका मतलब होता है फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। सो हियर द नेक्स्ट सेंटेंस इज द criminal was pardoned at the 11th hour just as he was about to be hanged। इसका मतलब होता है वो क्रिमिनल को मतलब एट 11th आवर मतलब शेष समय पर क्या हुआ, माफ़ी दे दिया गया। उसे मतलब फांसी पे चढ़ा हुआ था बंदा, लेकिन उसको लास्ट मोमेंट में क्या मिल गई, फांसी मिल गई। तो एट द 11th आवर मतलब बहुत शेष समय पर, अगर वो थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो वो क्रिमिनल को फांसी चढ़ चुकी होती। सो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए एट 11 o'clock, इसका मतलब होता है 11 बजे का समय। ऑप्शन बी सडनली मतलब होता है कोई चीज़ अचानक हो जाना। एंड ऑप्शन सी एट अ वेरी लास्ट मोमेंट, एट अ वेरी लास्ट मोमेंट का मतलब होता है बहुत अंतिम समय या क्षण में। इसका मतलब होता है बहुत अंतिम समय या क्षण में। सो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है फ्रेंड, ये इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। एट द 11th आवर का मतलब होता है बहुत अंतिम समय में, बहुत लास्ट क्षण में। और ऑप्शन डी एट मिड नाइट का मतलब होता है क्या, आधी रात में। सो फ्रेंड इसे और भी अच्छी तरह समझने के लिए हम लोग इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। इससे देखिए आप यहाँ इमेज दिया गया है यहाँ पर। सो 11th आवर का मतलब क्या है, डेफिनेशन आप देख सकते हैं, द लास्ट मिनट मतलब बहुत अंतिम समय या क्षण में। जस्ट इन टाइम मतलब एकदम समय पर, से समय पर। द बिजनेस ट्रिप वॉज ऑर्गेनाइज एट द 11th आवर, मतलब जो बिजनेस का जो ट्रिप था उसको ऑर्गेनाइज किया गया एकदम शेष समय पर। सो यहाँ पर एक सेंटेंस भी देख सकते हैं, एट द 11th आवर मतलब होता है एट लीस्ट पॉसिबल मूवमेंट, बहुत काफ़ी कम क्षण में, समय में, जस्ट इन टाइम। सी ऑलवेज रिवाइजेज फॉर हर एग्ज़ाम एट 11th आवर, मतलब वो अपना मतलब एग्ज़ाम के लिए रिवाइज करती है चीज़ों को एकदम शेष समय पर। इसके एक सेंटेंस है फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही स्पोक वेल थ्रू इट वॉज हिज मैडन स्पीच। इसका मतलब होता है उसने बहुत अच्छा स्पॉक किया, बोला, क्योंकि उसका वो क्या था, मैडन स्पीच था। मैडन स्पीच मतलब प्रथम भाषण था। सो मैडन स्पीच मतलब होता है प्रथम भाषण, मतलब पहला स्पीच। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी देख रहे हैं इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैडन स्पीच मतलब होता है प्रथम भाषण, फर्स्ट स्पीच जिसे हम लोग कहते हैं। एंड ऑप्शन ए मतलब लॉन्ग स्पीच मतलब होता है लंबी भाषण। एंड ऑप्शन सी ब्रीफ स्पीच का मतलब होता है मतलब संक्षिप्त में, वेरी शॉर्ट स्पीच मतलब छोटा भाषण। एंड ऑप्शन डी इमोशनल स्पीच मतलब जो है भावुक भाषण। सो यहाँ पर जो फ्रेंड यहाँ पर जो ऑप्शन बी जो है मतलब फर्स्ट स्पीच, इसके लिए सही हो जाएगा। तो मैडल स्पीच मतलब फर्स्ट स्पीच, इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे और अच्छी तरह समझ सकते हैं इमेज के थ्रू, देखिए। सो मैडन स्पीच मतलब होता है द फर्स्ट स्पीच मेड बाय एन एमपी इन द पार्लियामेंट ऑफ सम कंट्रीज, मतलब कुछ देश में क्या होते हैं जहाँ के एमपी होती है पार्लियामेंट में, उसका पहला स्पीच होता है। तो मतलब मैडन स्पीच मतलब क्या,
फर्स्ट स्पीच इसे कहते हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर, डू नॉट रन डाउन योर फ्रेंड इन पब्लिक। इसका मतलब होता है अपने दोस्तों की आलोचना ना करें सार्वजनिक तौर पर, मतलब जहाँ पब्लिक प्लेस होता है वहाँ पर उनकी दोस्त ना निकाले, उसको क्रिटिसाइज ना करे, आलोचना ना करे। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी देख रहे हैं फ्रेंड, यहाँ डी बिल्कुल भी सही हो जाएगा इसके लिए आंसर। मतलब डू नॉट रन डाउन योर, रन डाउन का मतलब होता है आलोचना करना, दोष निकालना। अपने दोस्तों की आप आलोचना या दोष ना निकाले सार्वजनिक इलाकों में, क्षेत्र में। सो इसे होते हैं क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना, अपने दोस्तों की रन डाउन ना करे, उसे आलोचना ना करे, क्रिटिसाइज ना करे। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड ऑप्शन ए जो यहाँ देख रहे हैं फाइट विथ मतलब होता है के साथ लड़ना। एंड ऑप्शन बी फॉलो मतलब होता है पीछा करना। एंड ऑप्शन सी मैक अ मेंशन ऑफ, इसे कैसे समझा जा सकता है, जैसे टू टॉक अबाउट, आप किस बारे में बात करें इसे मेंशन करें, या फिर आप किस बारे में लिख रहे हैं, या आप किस बारे में हमें रेफर कर रहे हैं उसे मेंशन करें, इसे कहते हैं फ्रेंड मेंशन करना। इसे और भी अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग इमेज के थ्रू समझ सकते हैं इसे। देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है रन डाउन का मतलब मैंने बताया आलोचना करना। सो रन डाउन मीन्स टू क्रिटिसाइज समबडी, किसी की आलोचना करना। समथिंग इन अनकाइंड वे, किसी को मतलब की आलोचना करना किसी अनकाइंड वे से। सो प्लीज़ स्टॉप रनिंग मी डाउन ऑल टाइम, मुझे हर समय मेरी आलोचना करना बंद करे, हर समय मुझे चढ़ाना बंद करे, इसका मतलब होता है। चलिए बढ़ते हैं मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज मोस्ट पेरेंट्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ हैंड्स टू मीट इन्फ्लेमेशन। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स को दोनों, मतलब वो बहुत सारे पेरेंट्स क्या होते हैं कि इन्फ्लेमेशन कब होता है, जब मतलब रुपयों में उछाल आता है। सो जब रुपयों में उछाल आता है तो पेरेंट्स दो वर्क करके भी अपने बच्चों को मतलब चीज़ों को पूरा नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए टू लीड अ लेविश लाइफ। टू लीड अ लेविश लाइफ मतलब होता है बहुत भव्य जीवन जीना, सुंदर तालमेल के साथ बहुत खर्चीला जीवन जीना। सो ऑप्शन ए होता है बहुत खर्चीला, बहुत भव्य जीवन जीना। एंड ऑप्शन बी टू लिव विद इन वंस इनकम, इसका मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के इनकम पे आश्रित रहना। सो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है फ्रेंड यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। टू मैक बोथ हैंड्स विथ मतलब होता है मतलब दोनों हाथ से कमाया गया है लेकिन फिर भी कम पड़ रहा है, इसका मतलब होता है टू लिव विद इन वंस इनकम, मतलब किसी एक व्यक्ति की इनकम पे आश्रित होना, इसका मतलब होता है। एंड ऑप्शन सी टू लीव ए माइजरली लाइफ, इसका मतलब होता है कंजूसी भरा जीवन बिताना। ऑप्शन डी टू लीड एन एक्टिव लाइफ, मतलब जीवन में व्यस्त रहना, एक्टिव रहना, व्यस्त जीवन बिताना। इसे और भी अच्छी तरह समझा जा सकता है सेंटेंस के तौर पे। सो यहाँ देख सकते हैं मैक एंड्स मीट, इसका मतलब होता है टू हैव जस्ट इनफ मनी टू पे फॉर द थिंग्स दैट यू नीड, मतलब आपको जो चीज़ ज़रूरत है उसके लिए आपको उतना ही पैसा चाहिए। सो आई हैव टू वर्क एटलीस्ट टू जॉब टू मैक ए एंड्स, मुझे दो काम करना पड़ता है, मुझे दो जगह जॉब करना पड़ता है मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। टू मैक बोथ एंड्स मीट मीन्स होता है इसका टू अर्न जस्ट इनफ मनी, इतना पैसा कमाना कि अपनी ज़रूरतों को खाली पूरा किया जा सके। सो क्या है यहाँ पर सेंटेंस में देख सकते हैं, आई हैव टू वर्क एट 2 जॉब्स टू मैक बोथ एंड्स मीट, मतलब मुझे दो जगह नौकरियां करनी पड़ती है मुझे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सो इसका मतलब ये होता है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस की ओर। सो हियर द नेक्स्ट सेंटेंस इज द फेमस राइटर क्रॉस्ड रोड विच ईच अदर ऑन एवरी इशू, इसका मतलब होता है कि प्रसिद्ध लेखक हर मुद्दे पर एक दूसरे से किसी न किसी बात पे क्रॉस रोड करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं या एक दूसरे को दोष निकालते रहते हैं। सो यहाँ पर जो क्रॉस रोड का मतलब होता है लड़ते रहना। सो ऑप्शन ए फाउट फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से लड़ना। एंड ऑप्शन बी क्रॉस द रोड ऑन मीटिंग, मतलब होता है मिलने पर, समय पर मिलने पर सड़क पार करना। एंड ऑप्शन सी टू डिफरेंट रूट, मतलब अलग अलग मार्ग में दिखाना, अलग अलग रूट जाना, उसका मतलब डिफरेंट रूट होता है। डिसएग्री मतलब असहमति जताना, आपकी बातों को ना मानना। सो यहाँ पर देख रहे फ्रेंड, यहाँ पर ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा। द फेमस राइटर क्रॉस रोड, मतलब जो फेमस राइटर है वो हमेशा एक दूसरे पे असहमति जताते हैं, एक दूसरे पे इशू को लेकर, तो डिसएग्रीड होते हैं, वो लोग एक दूसरे को बातों को नहीं मानते। तो क्रॉस रोड मतलब डिसएग्रीड होना, ऑप्शन बिल्कुल डी सही हो जाएगा यहाँ पर। इसे और भी अच्छी तरह समझा जा सकता है इमेज के थ्रू। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ इमेज में,
सो क्रॉस रोड, यहाँ पर दो तलवारें हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो इसे कहते हैं क्रॉस रोड। टू फाइट और अर्गू विद समबडी, किसी के साथ लड़ना और किसी के साथ क्या करना, अर्गू करना। अर्गू करना मतलब होता है तर्क वितर्क करना। सो देख सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस है, मीना एंड रीना ऑलवेज क्रॉस रोड विथ ईच अदर। मीना और रीना एक दूसरे के साथ लड़ती झगड़ती रहती है या तो तर्क वितर्क करती रहती है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज द ट्रैफिक कैम टू स्टैंड स्टिल आफ्टर दी हैवी डाउनपोर ऑफ रेन। इसका मतलब होता है भारी बारिश में यातायात बिल्कुल क्या हो गया, स्टैंड स्टिल हो गया, मतलब ठप हो गया। सो हेयर वी हैव 4 ऑप्शन, हमें पता करना है इस 4 ऑप्शन में कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो कंप्लीट हॉल्ट, कंप्लीट हॉल्ट होता है मतलब इसका मतलब होता है पूरी तरह से किसी चीज़ का रुक जाना, सो ठहर जाना। सो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टैंड स्टिल मतलब होता है एक जगह ठहर जाना, ठप हो जाना। सो कंप्लीट हॉल्ट मतलब ठहर जाना, रुक जाना है कम्प्लीटली। सो ऑप्शन ओ ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड ऑप्शन बी डाइवर्शन, डाइवर्शन मतलब होता है क्या, मतलब मोड़ होता है इसका, मतलब कि डाइवर्शन, एक जगह जा रहे थे वहाँ पर दो मोड़ मिल गया, डाइवर्सन हो गया वहाँ पर, उसे हम लोग डाइवर्सन कहते हैं। एंड ऑप्शन सी एक्सीडेंट स्पॉट, एफ पी यहाँ पर जो फ्रेंड यहाँ देख रहे हैं SPORT लिखा हुआ है, गलती से लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, यहाँ पर SPOT होगा। स्पॉट, स्पॉट मतलब होता है कोई जगह, जगह होता है, तो एक्सीडेंट का वो स्पॉट मतलब घटना स्थल जिसे कहते हैं। एंड ऑप्शन डी कंफ्यूज डिसऑर्डर, कंफ्यूज डिसऑर्डर मतलब लॉट ऑफ कंफ्यूजन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा असमंजस रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है, लॉट ऑफ डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन होता है जहाँ पर, उसे कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। सो चलिए बढ़ते इसे और अच्छी तरह समझने के लिए इमेज का सहारा ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर। सो इमेज में देख सकते हैं स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल का मतलब होता है सिचुएशन इन विच ऑल द एक्टिविटी और मोमेंट हैव स्टॉप, मतलब ऐसा सिचुएशन जहाँ पर जो एक्टिविटी है बिल्कुल भी ठहर गई है, कि स्टॉप हो गई, ठप हो गई है। द एक्सीडेंट ब्राउट द वर्क टू स्टैंड स्टिल, मतलब जो एक्सीडेंट था उसने वर्क को क्या कर दिया, पूरा ठहराव मिला दिया, स्टैंड स्टिल कर दिया। इसे एक और सेंटेंस में समझा जा सकता है, जैसे देख सकते हैं सेंटेंस में, द कोरोना वायरस पेंडेमिक ब्राउट द टोटली वर्क टू स्टैंड स्टिल, मतलब कोरोना वायरस ने पूरे महामारी ने पूरे काम को क्या कर दिया, स्टैंड स्टिल कर दिया, ठप कर दिया। चलिए इसे और भी अच्छी तरह अब हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज द स्टूडेंट्स वर एडवाइज टू पोर ओवर द लेसन थ्रोली, स्टूडेंटों को सलाह दी जाती है, मतलब पोर ओवर करे, लेसन को बहुत ध्यान से मेडिटेट करके पढ़ाई करे। तो पोर ओवर करना मतलब होता है बहुत ध्यान, स्टडी करना, ध्यान लगाना। सो ऑप्शन ए गो थ्रू, तो गो थ्रू का मतलब होता है टू बी कंप्लीट सक्सेसफुली, मतलब कि इंसान कब सक्सेसफुली हो जाएगा, जब वो ध्यान लगाएगा, क्या करेगा, ध्यान लगाएगा, गो थ्रू होगा, किसी द्वारा ध्यान लगाएगा। तो यहाँ पर जो फ्रेंड ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। सक्सेसफुल कौन होगा, इंसान जो मेडिटेट करेगा, ध्यान लगाएगा। सो ऑप्शन ए इसके लिए, पोर ओवर के लिए, पोर ओवर मतलब होता है गो थ्रू, मतलब कि उसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान लगाना, उसको अच्छी तरह से समझना उसको, ठीक है। सो एंड ऑप्शन बी गो ऑफ, गो ऑफ का मतलब होता है विस्फोट होना, एक्सप्लोड होना, मतलब किसी चीज़ का फटना। एंड ऑप्शन सी गो डाउन, गो डाउन का मतलब होता है जहाज आदि का डूब जाना जिसे कहते हैं। एंड गो आउट, गो आउट का मतलब होता है घर या कार्य के लिए मतलब जाना और उसी दिन लौट आना, घर या कार्य के लिए जाना और उसी दिन वापस आ जाना, गो आउट का मतलब होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड, गो थ्रू। इससे हम लोग पिक्चर के थ्रू भी समझा जा सकता है। देखिए यहाँ पिक्चर दिया गया है, सो यहाँ पर है पिक्चर देख रहे हैं। सो पोर ओवर, पोर ओवर मतलब होता है टू एग्जामिन, टू एग्जामिन मतलब किसी चीज़ को जांचना, टू लुक एट द रीड समथिंग वेरी केयरफुली, किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ना, बहुत ध्यानपूर्वक केयरफुली देखना चीज़ों को। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी पोर ओवर द रिपोर्ट्स लुकिंग द एरर, वह ध्यान से उस ओवर को मतलब रिपोर्ट्स को जांच कर रही है कहाँ पर उसमें गलती है। सो पोर ओवर मतलब बहुत ध्यान से मेडिटेट करके उस चीज़ को ध्यान लगाना, चेक करना। So friends, here I have discussed with you all the 10 important idiom and phrases with sentence and examples. So friends, if have you like my video, so please subscribe my channel and never forget to press the bell icon button for my upcoming video. Thank you friends for watching it.